हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू के टू कैप्टन एकेडमी बच्चों। आज हम लोग वास्तविक संख्या का ये है लेक्चर नंबर 3। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था, ध्यान है तुम लोग को कुछ या नहीं, या ऐसे वीडियो देख रहे हो या देख ही नहीं रहे हो? तो देखा करो वीडियो भाई। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना, तथा एचसीएफ के साथ टाइप 2 क्वेश्चन था जो सम मतलब इंटीजर किस फॉर्मेट में होगा उस पे क्वेश्चन करा था। और फिर ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन करा था, जो कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव मैंने को प्राइम नंबर का करवाया था। ठीक है, और मैं थोड़ा और डिस्कस कर देता हूँ। को प्राइम का मैंने बताया था, को प्राइम क्या होगी भाई? को प्राइम हमने बोला था, को प्राइम यानी अभाज्य संख्या। यानी अगर मान लो ए और बी कोई इंटीजर है, ठीक है, ए और बी कोई इंटीजर यानी पूर्णांक है, अगर इसका एचसीएफ अगर 1 हो तो ए तथा बी क्या कहलाएगी? सह-अभाज्य संख्या। अगर एचसीएफ 1 हो तो ए तथा बी क्या कहलाएगी? बताओ। सह-अभाज्य संख्या। अच्छा, हमने बताया था सब बहुत बच्चे को ये डाउट होता है कि अभाज्य लिखा हुआ है तो सर सिर्फ अभाज्य ही हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दो संख्या अगर उसका एचसीएफ 1 हो तो वो दोनों संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी। इसमें भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है। जैसे देखो, अगर मान लो मैंने 5 और 6 ले लिए, ठीक है, इसमें ये क्या है? 5 क्या है? अभाज्य संख्या। ये क्या है? भाज्य संख्या। अब देखो 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, सॉरी एचसीएफ क्या हो गया? 1 हो गया। पता है, इतना बात पता है ना। 5 से 6 को क्या लिख सकते हो भाई? छोड़ो, 5 से 6 में भाग लगाओ तो 5 एकम 5, ये 1 से भाग लेगा 5 बार में, ये 0। एचसीएफ कितना आ गया? 1। अच्छा, 1 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ 5 और 6 क्या होंगे? को प्राइम नंबर। तो ये एक भाज्य हो गया, एक अभाज्य संख्या। ये एक अभाज्य संख्या, ये एक भाज्य संख्या। अच्छा, कोई भी दो अभाज्य ले लो, जैसे 3 और 5 ले लो, तो हमेशा इसका एचसीएफ क्या होगी? 1 होगी। हमेशा कोई भी दो अभाज्य ले लो, दो अभाज्य संख्या ले लो, वो हमेशा क्या होगी? को प्राइम नंबर होगी। इसके अलावा ये तो दो अभाज्य हो गए। इसके अलावा कोई भी लगातार दो संख्या ले लो, कोई भी लगातार दो संख्या ले लो, संख्या पूर्णांक लेना है, ये रेशनल नंबर नहीं, पूर्णांक लेना है, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगी और वो दोनों को प्राइम नंबर का होगी। जैसे अगर मैंने m एक पूर्णांक लिया, m के जस्ट बाद वाला पूर्णांक m+1, तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या हो जाएगी? 1 होगी। तो और जो कि m और m+1 क्या हो जाएगी? कहलाएगी को प्राइम नंबर। क्या इतना बात समझ आ गई? तो ये डॉट नहीं करना कि सिर्फ अभाज्य होगी तभी को प्राइम नंबर होगी। भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक ख़त्म हो गए। मैं इसको बताता हूँ, अगर किसी को उतारना हो तो उतार लो। देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ रहा है। हम लोग ने क्या क्या टॉपिक कवर कर ली? बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे क्या क्या है? दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिया। अब हम लोग कवर करने वाले हैं फंडामेंटल एरिथमेटिक थ्योरम। फंडामेंटल एरिथमेटिक थ्योरम, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मूलभूत अंक गणित प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय क्या बोलता है? ये प्रमेय ये बोलता है कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या बोले? आराम से सुनो। कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मान लो कोई भाज्य संख्या है,
तो इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और फाइनाइट मान लेते हैं P1 एक अभाज्य है, P2 एक अभाज्य है, P3 एक अभाज्य, ऐसे करते मान लेते हैं Pn एक अभाज्य। ठीक है, जहाँ ए क्या है, एक भाज्य संख्या है, ये P1 P2 ये सारे क्या हैं, अभाज्य संख्या। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यही बोलता है फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम, यानी मूलभूत अंकगणित प्रमेय। ये कोई नया चीज़ नहीं है, अभी तुम जानोगे, ये कोई नया बड़ी बात नहीं है, ये तुम पहले से करते आ रहे हो। देखो अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ। और अच्छा, जैसे अगर भाज्य को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो जो P1 P2 P3 ऐसे करके Pn जो होगी वो A का गुणनखंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जल्दी बोलो, A का गुणनखंड कहलाएगी। बहुत अच्छा, A का गुणनखंड। A का गुणनखंड मतलब क्या, यानी फैक्टर ऑफ A। समझ आ गया क्या। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 80 एक संख्या, थोड़ा सा मैं छोटा ले लूँ, 28 एक संख्या। ठीक है, अब 28 को क्या लिखा जा सकता है, इसको प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे। अरे तुम लोग को बच्चे में सीखा होगा, ये लघुत्तम निकालना, ऐसे करके ऐसे याद है ना, 2 से लगाएंगे 14 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 7 हो जाएगा। अब लगेगा नहीं तो ऐसे हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 7। ठीक है, ऐसे। अब ध्यान से सुनो, ये गुणनखंड के रूप में हो गया कि नहीं। 28 को क्या लिखिए, अभाज्य। अब देखो 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये सुनो, यस 2 एक अभाज्य संख्या, 7 भी एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लिया कि नहीं, बिल्कुल लिख लिया, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। तो इसी को बोलते हैं मूलभूत, यही मूलभूत अंकगणित प्रमेय बोलता है। और क्या होगा, जो यहाँ पे P1 P2 Pn और P3 Pn जो होगा ना, वो यूनिक होगा हर भाज्य संख्या के लिए। सर यूनिक का क्या मतलब हुआ, यूनिक का मतलब हुआ अगर मैंने 28 को 2 गुना 2 गुना 7 लिखा है तो कोई बच्चा ये नहीं लिख सकता कि सर यहाँ 3 गुने 7 गुने 5, ये गड़बड़ हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस वाली बात है ना कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ही 28। हाँ, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। कोई बच्चा अगर मैं 7 को पहले लिखना चाहूँ, 2 को बाद में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हो, ऑर्डर चेंज हो सकता है। लेकिन P1 P2 P3 ऐसे करके जो भी अभाज्य गुणनखंड आएगी तो उसको वो चेंज नहीं हो सकता, वो यूनिक होगा, उसी को बोलते हैं यूनिकनेस। ठीक है, क्या इतना बात समझ आ गई। एक बार फिर से, फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम क्या कहता है, कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और जो अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखेंगे, जो भी अभाज्य संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, वो भाज्य संख्या का गुणनखंड कहलाएगी। आई होप समझ आई होगी। ध्यान इधर है ना, अच्छे से ध्यान इधर रखो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कुछ भी ले लो, मैं 75 ले लो। अब देखो 75 में दो से भाग लगेगा कि नहीं। अच्छा एक चीज़ और, ये जब ये गुणनखंड आ गया ना तो P1 ये सारे जो भी गुणनखंड है ना इसको डिवाइड करेगा, हमेशा डिवाइड करेगा। यानी एक चीज़ हम ये लिख सकते हैं कि P1 P2 P3 यानी Pn है डिवाइड A, यानी A को डिवाइड करेगा, हमेशा करेगा। क्यों करेगा, अरे भाई सिंपल है, इसी को फैक्टर करके लिख रहे हैं ना, तो फैक्टर तो हमेशा किसी भी संख्या को डिवाइड ही करेगा ना। फैक्टर तो हमेशा डिवाइड करता है, गुणनखंड हमेशा डिवाइड करता है, तो बेसिकली ये फैक्टर ही है, तो फैक्टर हमेशा डिवाइड करेगा इसको। बहुत अच्छा, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने 75 ले लिया, तो क्या 2 से भाग लगेगा, क्या नहीं। 3 से 7 5 12, आई होप विभाजता का नियम सबको पता होना चाहिए। 3 से लग जाएगा सर, 5 से लग जाएगा। अब कितना हो गया, 3 बचे 15, 15 हो गया, 15 बचे 75, तो 1 5 और आ गया। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 का स्क्वायर। तो यही हो गया क्या, बताओ क्या हो गया, यही हो गया आपका भाज्य को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना।
अब इसकी मदद से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। उससे पहले एक दो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं इस पे। देखो कैसे ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे। मान लिया मैंने लिख दिया 1600, मैंने लिख दिया 109। इसको मैंने लिख दिया 2⁻x मल्टीप्लाई बाय 3⁻y इंटू 5⁻z। तो अंडर रूट तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया, टेंशन लेने वाली बात नहीं, कुछ नहीं है। अगर 162 को हम लोग 2 इतना इतना और इतना के अभाज्य गुणनखंड में लिख दिया तो बस कुछ भी नहीं है, इसका आप अभाज्य गुणनखंड करो। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या क्लिक करेगा मेरे दिमाग में कि इधर अभाज्य गुणनखंड लिखा हुआ था, सिंपल इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो बस। अगर मैंने 162 को अभाज्य गुणनखंड किया तो किसी क्या इसमें 2 से लगेगा, 2 से लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना बच जाएगा 8a1। अब 81 बच गया तो फिर 3 से लगेगा, लग जाएगा 27 बच गया, फिर 3 से लगेगा, फिर 9 बच गया, फिर 3 से लगेगा 3 बच गया, यानी ये 3 एक और बच गया, हो गया 81 दूना 162 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुना 3 के पावर 4। अरे इतना तो आ रहा है ना यार, इतना कर लोगे ना, मैं करके दिखा दूँ। 2 से लगाओ 81, फिर 3 से लगाओ कितना हो गया 3 नमा 27, उसके 3 लगाओ फिर 9 हो गया, फिर 3 से लगाओ कितना हो जाएगा ये 3 बच जाएगा। तो 3 गुना 4 को 3 आ गए, 1 2 आ गए, 3 गुना 2 गुना 4। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सही भाई हमको 5 के पावर तो कुछ नहीं दिख रहा, तो कुछ नहीं है, तो 5 का पावर 0 मेरे को दिख रहा। अरे किसी के पावर 0 तो 1 होता है ना, सिर्फ 0 को छोड़ के 0 के पावर 0 1 नहीं होता है, अन्यथा और किसी नंबर के पावर 0 1 होता है। तो यहाँ 5 पावर 0। अब इसको कंपैरिजन करो क्या हो गया, तो x 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर x है, तो x का मान कितना होगा 1 हो गया, वेरी गुड। y का मान कितना होगा 3 के पावर 4 3 के पावर 5, तो y का मान 4, और z का पावर z का पावर कितना हो गया 0। तो बस हमको मान किसका निकालने बोला x प्लस वाई प्लस जेड, तो सबको जोड़ दो 4 1 5 प्लस 0 यानी 5 और 5 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर कितना होगा 25। क्या बात समझ आ गया, आ गया, आया होगा। चलो हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखना अगर किसी को पता हो। मैं लिख देता हूँ 45 6 15 456 1456। इसको मैंने 2⁻x 3⁻y प्लस का सॉरी ये मल्टीप्लाई तो हाँ कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इतना ही ले लो, चौदह सौ छप्पन ये 3 पावर x इंटू मैं लिख दूँ अगर 13⁻z इंटू 7⁻p। तो आपको निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस पी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करनी है, ठीक है। क्या इतना बात समझ आ रहा है, बोर्ड फील हो रहा है क्या, बोर्ड फील हो रहा है क्या, नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग सीखने वाले हैं इसी मेथड से, क्या सीखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ नहीं, बहुत आसान वाली बात है, और समझो ये आसान है, ये कोई बड़ा बात नहीं, इससे 2 नंबर क्वेश्चन फिक्स हो सकता है, ठीक है। सिंपल है।
अब देखो HCF और LCM के ना, पहले हम लोग LCM सीखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लो कैसे सीखें। मान लो हमको 185 और कितना मैं लिखूं, चलो इसी को ले लेते हैं। मैं 1456, थोड़ी मदद मिल जाएगी तुम लोग को। हमको LCM निकालना है, 1400 LCM ऑफ 1456 और 91 का, ठीक है। इसका LCM निकालना, 910 का LCM निकालना। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपल। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा दोनों को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। तो कुछ नहीं करना, 1456 बराबर और 910 बराबर। अब देखो दो, इसको यहाँ कर लो, मैं कर ही लेता हूँ। 1456 को अगर मैंने 2 से भाग लगाया तो ये कितना हो जाएगा, 7। ये 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से लगाओ 36 दूना 72, 4, फिर 2 से लगाओ 18, फिर 2 से लगाओ 9 1, फिर 7 से लगाओ 13 7 91। तो ये कितना आ गया, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 7 गुना का 13, ये आ गया। 910 को क्या हो जाएगा, ये 2 से लग जाएगा, 2 गुना 5, ये 10 को मैंने बाहर कर लिया। समझो कैसे बाहर कर, 10 को बाहर कर लो तो 5 दूना 10 बाहर हो गया, बचा कितना 91। तो 91 क्या होता है, 7 गुना 13, 7 गुना 13 हो गया। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये स्टेप नंबर 1। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जो कॉमन फैक्टर होगा उसको पहले साइन करो। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है 2 है, 7 है 7 है, 13 है 13 है। अब एलसीएम में ध्यान से समझना, मैं इसको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे, जो कॉमन फैक्टर होगा उसका जो हाईएस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर होगा वो लेंगे, हाईएस्ट पावर जिसमें होगा वो लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर टेक, मतलब कॉमन फैक्टर हाईएस्ट पावर यानी घात वाला लें। एलसीएम में कॉमन फैक्टर हाईएस्ट पावर वाला लेना। तो बताओ यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर क्या इसमें है, तो 2 के पावर 4 हो गया। एक मिनट, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, देखो ज़्यादा पावर एक्सपोनेंट के 2 पे पावर 4। अब देखो कॉमन क्या है, 7 है। अब 7 में तो दोनों सेम ही है ना, तो 1 उतार दो बस। 13 में भी सेम ही है तो 1 उतार दो। उसके बाद जो भी रिमेनिंग दोनों में बचा, जो कॉमन नहीं आता उसको भी लिखना है एलसीएम में। तो क्या बचा, 5 यहाँ पे बच गया बस। अब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 कितना हो गया भाई, 8 गुना 7 गुना 13 गुना का 5, गुना करने आ रहा ना। 8 7 56, 56 पंचे कितना हो गया, 6 पंचे 30, 0 पचे 25, 3 28, 280। 280 को हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 28 13 को मल्टीप्लाई करके तुम लोग खुद लिख लेना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 13 8 24 के 4, 3 दूना 6, 8 14, 2 16 6, 2 एकम 2, उसके बाद 2 एकम 2 1 3, यानी 3640। तो ये इसका एलसीएम हो गया 1456 और 9910। तो ये एलसीएम लिखना है। फिर एक बार फिर से ध्यान दो, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना। देन कॉमन फैक्टर चूज करो, कॉमन फैक्टर जो भी आएगा उसका मैक्सिमम एक्सपोनेंट यानी मैक्सिमम पावर वाला को लेना है। उसके बाद अगर रिमेनिंग बच जाए तो फिर उसको भी राइट डाउन करना है, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दें तो वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें समझ आ रही? एलसीएम में क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर वाला, ठीक है। अब एचसीएफ में क्या होगा, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर को पहले, फिर इसमें भी कॉमन सेकेंड स्टेप वही होगा, कॉमन फैक्टर को चूज करो। तो कॉमन फैक्टर मिलेगा हमको, मिला हुआ है 2 7 और 13। अब इसमें जो कम होगा, क्या बोले हम,
कम होगा, मतलब कम एक्सपोनेंट वाला नंबर होगा, यानी जिसके घात में कम होगा उसको निकालना। तो अब एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कम घात वाले 2 की पावर 4 बड़ा है या 2 2, तो 2 की पावर 4 कम घात है। अब 7 और 7 एक ही साथ यहाँ आ गया, 1 13 यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जो रिमेनिंग बच गया उसको नहीं लेना, हम ध्यान रखना एलसीएम में रिमेनिंग वाले को भी लेना है, लेकिन एचसीएफ में रिमेनिंग वाले को नहीं लेना। बस यही आपका आंसर हो गया। 13 7 91 दूना 182, ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ। क्या बातें समझ आएगी, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्या करना है, सबसे पहले अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम या एचसीएफ निकालने आया तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा क्या, उसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना दोनों नंबर को। अगर मान लो 3 नंबर आ गया तो कोई, अब एक 3 नंबर वाला भी क्वेश्चन करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सारे नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना। सेकेंड स्टेप क्या होगा, हम लोग का कॉमन फैक्टर ढूंढना। कौन सा कॉमन फैक्टर, जो उसमें दोनों में उभयनिष्ठ हो, ठीक है, उभयनिष्ठ बोलते हैं ना, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर। अब एलसीएम में कॉमन फैक्टर में से जिसका घात ज़्यादा होगा, क्या बोले, एलसीएम में कॉमन फैक्टर में से जिसका घात ज़्यादा होगा उसको लिखना है, और जो बच गया जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है, ठीक है। एचसीएफ में जो बच गया, मतलब अगर कॉमन फैक्टर के अलावा कुछ बचेगा उसको तो नहीं लेना है, और जो कॉमन फैक्टर होगा कॉमन फैक्टर में से कम घात वाले संख्या को लिखना। क्या समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं एक 3 संख्या वाला एलसीएम एलसीएम कैसे निकालेंगे। सुनो, एलसीएम निकालें, मैं लिख देता हूँ 36, उसके बाद 55, एलसीएम में सब दोनों 36 या 55, उसके बाद 32। हाँ, इसका एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों निकालना, ठीक है। तो कुछ नहीं, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा, सारे नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। तो कोई बात नहीं, 36 को लिखो, ध्यान है ना कैमरा पे, बोर्ड पे ध्यान दो भाई, कहाँ तुम ऐसे देख रहे हो, ध्यान दो यहाँ। चलो 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, तो ये 3 गुना 3 कितना, 9 चौके 36। 55 करेंगे तो ये तो 5 गुना 11, 32 आएगा, तो ये तो सिंपल 2 के पावर 5, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5, तो 32 आ जाएगा, सिंपल। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। क्या कॉमन क्या आ रहा है इसमें, अब ये नहीं, अब ये मत करना, बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि 2 में कॉमन हो गया, तीसरा में कॉमन नहीं हुआ तो उसको भी कॉमन मान लेते हैं। ना ना ना, ये गलती नहीं करनी, कॉमन वाले को मानना भाई, जिसमें तीनों में कॉमन, 3 संख्या दी गई है तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन ढूंढना है, ये बात, ठीक। अब 2 इस सब में कॉमन है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो क्या 2 होगा, नहीं। क्या 5 कॉमन है क्या, 5 कॉमन है क्या, नहीं है। 3 कॉमन है सब में, नहीं है। क्या, अच्छा, क्या 11 कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बस सिंपल ये सब का मल्टीप्लिकेशन आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो देखो अब एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ तो 2 के पावर 2 है, गुना 2 के पावर 5, अच्छा इसको मैं 3 के पावर 2 गुना, इसको लिखो 5 गुना, इसको 11 गुना 2 के पावर 5। तो देखो 2 के पावर 5 ये तो हो गया 2 के पावर 7, ये समझ आ रहा ना। अगर बेस समान हो, अगर आधार समान हो तो घात इसका जुड़ जाता है, तो 5 + 2 7 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 गुना 11। अब जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर हो गया। क्या इतना बात समझ आ गया, क्या इतना बात समझ आ गया आपको, आ गया सर, आ गया, कोई बात। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर ढूंढना, तो भाई इसमें तो कॉमन कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, एक तो सब में कॉमन है ना। देखो अगर मैं एक मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एक तो सब में कॉमन है, तो इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। क्या बात समझ आया आपको, क्या बात समझ आया, एचसीएफ इसका क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपका आंसर, यही आंसर 3 वाले कैसे करना। अब कोई बच्चा, ये हम बार बार बोल रहे हैं, इसको 2 में अगर कॉमन दिख रहा है तो उसको
वो काउंट नहीं करना। फिर हमको तीनों में कॉमन चाहिए। कॉमन मतलब क्या, तीनों में 3 नंबर दो तो तीनों में कॉमन चाहिए। क्या इतना बात समझ आ गया क्या? आ गया होगा, मेरे हिसाब से आ गया होगा। चलो, अगर आ गया है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिर चलते हैं। देखो, अच्छा यहाँ लिखो कुछ गलती। अब देखो, कुछ हम लोग सिली मिस्टेक्स देखते हैं जो कि अक्सर बहुत बच्चे करते हैं। समझो, अगर मान लो एक एग्जाम्पल मैंने लिया 0,4, ठीक है, इसका हमको HCF और LCM निकाल के बताओ। 0,4 का LCM और HCF निकाल के बताओ। जल्दी से बताओ, अपने कॉपी पे लिखो, जल्दी निकाल के देखो। आ गया आंसर? आ गया? क्या आया सर? LCM 0 और HCF कितना है भाई? बता कितना है? 4। हाँ, ये गलती नहीं करनी, ध्यान से समझो। मैंने क्या बताया? 0,4 का LCM। अच्छा, अभी जस्ट बताया प्राइम फैक्टर से कैसे देखेंगे। मान लो 0 और 4 हो गए। अच्छा, 0 का फैक्टर क्या होगा? बताओ। 0 का फैक्टर तो 0 ही होगा ना। अब तुम ये बात भी बोलोगे सर 0 एक भाज्य संख्या थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, भाज्य संख्या नहीं है। तो अगर भाज्य संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इसका फैक्टर अगर हम लिख ही सकते हैं ना। अगर कोई भाज्य संख्या नहीं है तो इसका फैक्टर तो लिख सकते हैं ना, है ना। अगर 2 एक अभाज्य संख्या है ना, तो 2 को 1 गुने 2 लिख सकते हैं, इसका फैक्टर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर 0 एक है तो इसको हम फैक्टर क्या हो गया? 0 हो गया। और इसका फैक्टर कितना होगा? 2 गुना, मैं ऐसे लिखता हूँ 1 गुने 2 गुना 2, तो ये फैक्टर हो गया। आगे कि नहीं? अब LCM हम क्या बताए थे? LCM में कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो बताओ कॉमन क्या हो जाएगा? कुछ होगा कॉमन क्या? नहीं होगा। अच्छा, 0 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 गुने 2 गुने 2 गुने 3 कुछ भी समथिंग, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। कोई बात सर, फिर तो कॉमन ये आ गया, तो कोई बात नहीं, कॉमन आ गया तो उसको लिख लो। अगर कॉमन ये आया तो कॉमन ये लिख लो 1 गुने 2 की पावर 2। इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं आया ना, तो रिमेनिंग जो भी बचा उसको लिखना है। तो रिमेनिंग 0 बचा, उसके बाद इसमें तो कुछ नहीं बचा, इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। मान लो 3 गुना 4 गुना ऐसे करके कुछ लिख। अब बताओ, अब 0 तो बीच में आ गया, किसी से मल्टीप्लाई होकर हमेशा क्या होगा? 0 ही होगा। तो सर LCM तो 0 आ गया ना। ये सिली मिस्टेक नहीं करनी, यही गलती है इसमें। प्राइम फैक्टर मेथड से आप ये गलती नहीं करेंगे कि इसका फैक्टर बना के ये निकाल दें। अभी जस्ट मैंने बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि 0 एक भाज्य संख्या है ही नहीं, तो इसका फैक्टर कैसे होगा? नहीं होगा। हमने अभी जस्ट पहले बोला था ये 0 एक भाज्य संख्या नहीं है। और फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता? पहले तो भाज्य संख्या होना चाहिए, उसके बाद भाज्य को अभाज्य संख्या में लिखेंगे। तो ये तो भाज्य संख्या है ही नहीं, ठीक है। फिर भी मैंने बोला अगर भाज्य संख्या नहीं भी हो तो भी उसको फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन ये 0 आ गया। अच्छा, 0 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे पहले के लेक्चर में हमने बताया था कि जो LCM होता है, LCM से अगर LCM को दोनों संख्या से भाग देने पे हमेशा भागफल इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए, तभी वो LCM माना जाएगा। तो करके देख लो। अगर मैंने यहाँ LCM 0 है, 0 से 0 में भाग दिया तो ये 1 हो गया। छाटे खाओगे, 0/0 1 नहीं होता, ये गलती नहीं करनी। 0/0 तो अनडिफाइंड है भाई। 0/0 क्या है? अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब 0 इसका LCM नहीं होगा। तो इसका सर फिर LCM क्या होगा? इसका LCM होगा अपरिभाषित। क्या होगा भाई? अपरिभाषित। अच्छा सर, HCF क्या होगा? HCF भी होगा
अपरिभाषित। सर कैसे अपरिभाषित हो, तो देख लो भाई। अब बताओ तुमने ये क्या, अब एचसीएफ में तुमने ये करेगा, क्या करोगे तुम लोग एचसीएफ में कि सर इसमें कॉमन तो ये आ गया 1 × 2 × 2, तो ये कॉमन आ गया 1 × 2 × 2, और जो कॉमन नहीं आया उसको तो लिखना ही नहीं है। हाँ तो बिल्कुल नहीं लिखना है। तो ये कितना आ गया बताओ, ये तो सर 4 आ गया। नहीं, ये गलत है, ऐसे ये लॉजिक नहीं देना। क्यों नहीं देना, समझो ध्यान से। ये अगर तुम्हारा मैथ में क्या होता है, अगर एक मेथड से कोई आंसर आ रहा है तो दूसरे मेथड से वही आंसर आना चाहिए। मैथ में कोई एक्सेप्शन नाम का चीज़ नहीं होता। अब मान लो अगर तुमने इसको ऐसे लिख दिया तो बताओ, तो जीरो को अगर यूक्लिड, अभी जस्ट हम लोग एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालना सीखे थे कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ सर। तो बताओ 0,4 में बी का मान क्या हो गया, 4 हो गया। बी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ए का मान क्या हो गया, 4। बी का मान क्या हो गया, 0। तो बताओ तुम ये ध्यान से बताओ ना, तो 4 को हमको लिखना है 0 के फैक्टर में प्लस r के फैक्टर में। मैंने यही बताया था ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बताओ अगर तुम 4 को लिखना चाहो a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b तो यहाँ 0 हो गया कि नहीं। ये सुनो, अगर 4 ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग, ध्यान से सुनना। इसका मतलब तुम ये कर रहे हो कि 4 को 0 से भाग दे रहे हो। अगर तुमने 4 को 0 से भाग दिया तभी तो तुम इसको लिख सकते हो ना, 4 बराबर 0 × समथिंग प्लस का r। अरे हाँ या ना, जैसे 8 में अगर 4 को भाग दिए तभी तो इसको लिख सकते हैं 8 को 4 × 2 प्लस का 0। ये सुनो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तुमको पता होना चाहिए, अभी जब पिछले वीडियो में हम लोग कवर करके आए। तो बताओ 4/0 यही तो कर रहे हो तुम। तो बताओ ये चीज़ें क्या हो गई, अनडिफाइन हो गई कि नहीं, बिल्कुल अनडिफाइन हो गई। यहाँ पे आंसर अनडिफाइन आ रहा और यहाँ पे आंसर 4 हो रहा, तो ऐसा कभी मैथ में नहीं हो सकता। इसलिए इसका भी एलसीएम क्या होना, वो क्या हो गया, अपरिभाषित। तुमको लगता है ये आसान बात है, तुम्हारे कलीग जो होंगे ना, सबसे पूछ के बोलना सर बताओ तो 0 4 का क्या होगा एलसीएम, तो बोलेंगे 0 होगा 4 होगा, ऐसे करके फिर करना। ये हमेशा अपरिभाषित रहेंगे, डिनोट करो। कोई भी सुन ले लो, एक 0 लो और एक नॉन जीरो इंटीजर, क्या लेना है, एक 0 और एक नॉन जीरो इंटीजर का एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम हमेशा अनडिफाइन होगा। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, लिखो। कहते बस समझ आए, आई होप आना चाहिए, ठीक है। हाँ क्या बोले, अगर एक 0 ले लो और एक नॉन जीरो नंबर मतलब क्या, नॉन जीरो पूर्णांक मतलब क्या होगा भाई, मतलब 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक ले लो तो उसका हमेशा जो एलसीएम और एचसीएफ होगा वो क्या होगा, पता हो वो क्या होगा, वो हमेशा अपरिभाषित होगा। पहला नोट। सेकेंड नोट में हम लोग देखते हैं, देखो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं जो कि और बच्चे मिस्टेक करते हैं। मान लेते हैं आपको निकालना है -2 और -3 का वही एचसीएफ और एलसी, ये निकालना। तो बताओ क्या होगा एलसीएम, -6, ओके, ये -6 सर, और ये कितना हो जाएगा, ये सर -1 हो जाएगा। नहीं, फिर ये गलती नहीं करनी, हमेशा ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है भाई, ये गलती नहीं करनी है। इसका एलसीएम हमेशा 6 ही होगा, क्या होगा 6, और इसका एचसीएफ 1 ही होगा। कैसे देखते हैं, फिर तुम लोग का डॉट क्या आएगा कि सर -2 और -3 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, -1 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं सर, -1 × 3, ठीक है, ये लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सर कॉमन वाले को लिख लिया मैंने, -1 कॉमन हो गया, उसका जो बचा एलसीएम में 2 × 3, ये आ गया -6 एलसीएम, जो कि गलत है।
इस मेथड से नहीं कर सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन से नॉन निगेटिव। यही चीज़ हम समझाने वाले थे शुरू में जब हम लेक्चर 1 कर रहे थे, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से तुम लोगों को बोल दिया था कि जितने भी इस पूर्णांक की बात होगी तो वो धनात्मक पूर्णांक की बात होगी। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन वो फंडामेंटल एरिथमेटिक थ्योरम जो है वो सिर्फ धनात्मक के लिए लागू होता है, ऋणात्मक के लिए लागू नहीं होता। ये बात ध्यान है, उसका लिमिटेशन है। तो ऐसे नहीं कर सकते आप। इसी प्रकार इसका एचसीएफ तुम लोग कब बोलोगे कॉमन -1 सर एचसीएफ इसका, ये भी गलत हो गया। नहीं, ये गलती नहीं करनी। हमेशा ध्यान दो, देखो तुम इसका बेसिक समझो। अगर मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर पे ले जाऊँ, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन डिवीजर। ये होता है कि नहीं, हाईएस्ट कॉमन डिवीजर। अब समझो, अगर तुमने इस मेथड से करते हैं, अगर तुमने -2 लिया और -3 लिया, क्या लीस्ट कॉमन मतलब कॉमन मल्टी, इसका पहले गुणज लिखो। गुणज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8, -10, -12, -14, ऐसे करते करते और भी जाएगी। गुणज आ रहा है ना, गुणज क्या होता है भाई? मल्टीपल, वही इसी को बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा, -3, -6, -9, -12, -15, ऐसे करते करते। अब इसमें से लीस्ट ढूंढना है। समझो, ध्यान से सुनना तुम। लीस्ट मतलब सबसे छोटा गुणज ढूंढना है। तो सबसे छोटा गुणज तो सर -12 मिल रहा है, -12 मिल रहा है। यही गलती है भाई, -12 लीस्ट कैसे हो गया? ये सबसे छोटा क्या होगा? अगर मान के चलो यहाँ पे एक और मैच करेगा, कहाँ मैच करेगा? -18 पे, तो यहाँ भी -18 आएगा कि नहीं? तो बताओ, -12 बड़ा है या -18? बताओ बताओ बताओ। शुरू के लेक्चर में कवर किए थे ये मैंने। -18 बड़ा है, -18 छोटा है, -12 तो बड़ा हो गया। तो भाई इससे तो छोटा ये हो गया, है ना? तो इसी प्रकार जब मैं इन्फानाइट तक जाऊंगा तो लीस्ट संख्या तो इन्फानाइट होगी ना। क्या इतना बात समझ आ रहा? ये तो बड़ा, सबसे बड़ा मल्टीपल हो गया, लेकिन हमको लेना क्या भाई? सबसे छोटा मल्टीपल। क्या ये बात समझ आ रहा? सबसे छोटा मल्टीपल लेना है। तो सबसे छोटा मल्टीपल के लिए तो फिर हमको इन्फानाइट पे जाना पड़ेगा। इन्फानाइट फिर तो कोई नंबर नहीं हुआ, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सर? अपरिभाषित। ना 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 ना, एलसीएम अपरिभाषित नहीं होगा। तो इस मेथड से काम नहीं किया। इस मेथड से भी आप एलसीएम नहीं निकाल सकते, इस मेथड से भी एलसीएम नहीं निकाल सकते। तो सर किस मेथड से एलसीएम निकाले और क्या आंसर होगा तो बताओ ना। मैंने बता दिया, एलसीएम 6 होगा इसका और एचसीएफ 1 होगा। कैसे होगा बताते हैं। देखो, तुम जब हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो यहाँ पे नंबर थ्योरी एक बुक पढ़ना पड़ेगा तुम लोग को। तो उसमें हम लोग को जो मतलब यहाँ हायर मैथमेटिक्स में जो डिराइव करने वाले हैं मैथमेटिशियन, उन्होंने कहा कि अगर आप एलसीएम या एचसीएफ ऑफ ए बी निकाल ले, दो संख्या का, दो पूर्णांक, पहले ए और बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो अगर एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें ए बी का, तो ये जो इक्वल होगा, ये मॉड ए ये इक्वल होगा एलसीएम या एचसीएफ का मॉड ए मॉड बी। ये अब मॉड क्या हुआ सर? मॉडुलस क्या हुआ? मॉडुलस मतलब ये हुआ कि अगर तुमने यहाँ मॉडुलस मतलब मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मान लो मॉड एक्स है, ठीक है, तो इसका अगर मैंने इसमें पॉजिटिव नंबर डाला, तो अगर मैंने पॉजिटिव डाला तो ये पॉजिटिव ही निकलेगा, ठीक है। अगर मैंने नेगेटिव नंबर डाला तो माइनस ऑफ तो ये भी फिर भी पॉजिटिव ही निकलेगा। क्या निकलेगा? फिर भी पॉजिटिव। जैसे अगर 3 डाला तो ये 3 निकलेगा और -3 डाला फिर भी 3 ही निकलेगा। इसका मतलब मॉड ये होता है। तो बताओ, अगर मैंने a को -2 ले लिया तो एलसीएम आप समझो ना ध्यान से, -2 और -3 तो क्या हो जाएगा? ये एलसीएम ऑफ 2 मॉड ऑफ 2 -2 और मॉड ऑफ -3 होगा। ये सुन लो। और अभी जस्ट बताया मॉड ऑफ -2 क्या हो गया?
2 हो गया, और मोनोड ऑफ -3 कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ से। तो ये हो गया एलसीएम ऑफ 2, 3। और बताओ 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या मज़ा आया, मज़ा आया क्या? ऐसे ही एचसीएफ निकालेंगे तो बस -2 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। तो हमको अल्टीमेट निकालना क्या है, 2 और 3 का एचसीएफ। 2 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1, जो कि यही आंसर। ठीक है, क्या इतना बात समझ आया? तो इतना बात समझ आया तो बताओ हमको 3 और -8 का 3 और 8 का क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा। तो फिर गलती करना, जब भी माइनस का साइन देखें हम लोग भूल गए माइनस, ऐसे ऐसे ध्यान रखो, माइनस भूल गए। 3 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। यही आंसर। -24 नहीं बोलना, गलत हो जाएगा वो, फिर -24 नहीं, 24 सिर्फ। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 और 8 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। ये आपका आंसर, यही सिली मिस्टेक। ठीक है, आई होप समझ गए होगे। मैं एक बार रिकैप करना चाहता हूँ। सिली मिस्टेक ये होता है कि कोई भी, सबसे पहला सिली मिस्टेक, अगर कोई जीरो और कोई भी नॉन जीरो नंबर ले रहे हो तो उसका हमेशा एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, और इससे पहले में एलसीएम में ये बताया गया था, परमेय और अपरमेय संख्या का भी एलसीएम क्या होगा, हमेशा अपरिभाषित। कोई भी परमेय, मान लो कोई भी परमेय मैंने 2 ले लिया और √2 ले लिया, तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, और एचसीएफ भी अपरिभाषित। फिर दूसरा एचसीएफ ये बोला, अगर निगेटिव नंबर हो तो उसका एचसीएफ कैसे निकालना है, तो उसका एचसीएफ निकालने कुछ नहीं करना, निगेटिव नंबर को भूल जाना, जो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड बचेगा, जो पॉजिटिव संख्या बचेगा उसका एलसीएम एचसीएफ निकाल लो, वही निगेटिव संख्या का भी एलसीएम और एचसीएफ होगा। इतना बात समझ आ गया? हाँ सर आ गया। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है एक थ्योरम और परमेय संख्या सिद्ध करने का तरीका, वो जाने वाला है।